नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वैसे वक्त है आवाज अड्डा का, लेकिन आज आपके सामने पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम बजट अड्डा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का पहला बजट, मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट, चुनाव से ठीक पहले का बजट, और वो भी अंतरिम बजट। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के सामने चुनौती बड़ी थी। गांव, गरीब, किसान, जवान, मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को खुश करना और साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकारी घाटे को बेकाबू होने से बचाना। बजट भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने तलवार की धार पर चलने का कारनामा दिखा दिया है। अंतरिम बजट की सीमाओं के बावजूद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलानों की झड़ी लगा दी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो चौके छक्कों की बरसात कर दी। किसान, मजदूर, नौकरी पेशा और मिडिल क्लास से लेकर छोटे कारोबारियों तक को कुछ न कुछ सौगात दी गई है। चुनाव के पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की है, इतनी कि कांग्रेस इसे वोट ऑन अकाउंट के बजाय अकाउंट फॉर वोट बता रही है। सवाल यह है कि क्या यह बजट मोदी सरकार के लिए वोट भी जुटा पाएगा? Madam Speaker, I rise to present the interim budget. PM किसान इस योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। यह सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण की शुरुआत में ही अपना इरादा जता दिया था। अंत तक आते आते बड़े ऐलानों के जो चौके छक्के लगाए गए हैं, उसके बाद तो पीयूष गोयल मोदी सरकार के मास्टर ब्लास्टर बन गए हैं। इस बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। वित्त मंत्री ने किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, घर खरीदार और छोटे कारोबारियों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। बजट में किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में देने का ऐलान किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी और इसका फायदा 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को मिलेगा। इससे करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of ₹2,000 each. राहत की उम्मीद कर रहे नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी सौगात मिली है। इनकम टैक्स में कटौती के लिए CNBC आवाज ने टैक्स घटाओ आंदोलन चलाया था। हमारी मुहिम रंग लाई और वित्त मंत्री ने सालाना 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सालाना 2,40,000 रुपए तक हाउस रेंट पर भी TDS नहीं कटेगा। एक घर बेचकर 2 घर लेने पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए जैसे ही ऐलान हुआ, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मजदूरों के लिए वित्त मंत्री ने श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया है, जिसमें हर महीने 15,000 आय वाले शामिल होंगे। मजदूर की अचानक मौत पर 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी हुआ है। MSMEs के लिए वित्त मंत्री ने ब्याज में 2% की छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट को ट्रेलर बता रहे हैं। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। बजट पर चुनावी छाप देखकर विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान में तो क्या है? We feel this budget is a
Actually, it's an expiry budget. Budget of desperation. Actually, this budget, what will be not implemented? सवाल है कि इस बजट ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को बैकफुट पर ला दिया है। क्या मोदी का ये गेम प्लान लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या वित्तीय घाटे का जो नंबर अभी बताया जा रहा है वो आगे जाकर बढ़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या इस बजट की वजह से आप मोदी सरकार को वोट देंगे? एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की एक लाइन पीयूष गोयल ने अपने इस भाषण में इस्तेमाल की और अब हम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे पैन आउट होता है यहाँ से इस बजट के आगे का किस्सा और क्या असर पड़ेगा चुनाव पर। इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको यानी दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं और आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पीयूष गोयल के बजट के आधार पर आप मोदी सरकार को वोट देंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दें और ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम दिखाएंगे कि लोगों की राय क्या आ रही है। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। पूर्व सांसद जय पांडा भी हमारे साथ हैं जो भारतीय राजनीति के भविष्य के चमकते हुए चेहरे हैं। और जनपैक्ट के फाउंडर प्रमोद भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जॉब्स पर खास तौर पे पकड़ रखते हैं। आप सबको मैं याद दिलाऊं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। रोज हम उस पर एक टाइमर चलाते हैं, लेकिन आज बजट की चर्चा के कारण टाइमर नहीं चला रहे हैं। मैं सिर्फ आप सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि अपनी शुरुआती टिप्पणी कम से कम समय में ख़त्म करें और एक दूसरे को बातचीत करते समय टोकेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। अगर बीच में बातचीत होती है तो मैं ऐसे में किसी एक का ऑडियो डाउन करवाता हूं, उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूं। मैं शुरुआत शिव प्रताप शुक्ला जी आपके साथ ही करूंगा। आप वित्त राज्य मंत्री हैं, इस बजट के प्रक्रिया में आपकी हिस्सेदारी रही होगी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, सीधा सवाल, कि किसान को हर रोज के 17 रुपए ये मजाक नहीं तो क्या है? आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए जोशी जी, राहुल गांधी जी हमेशा नकारात्मक सोच के आधार पर काम करते हैं। वो यह क्यों नहीं कहते हैं कि हम उस किसान को जिसके लिए अभी पहले ही उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देने की बात कहे हैं, उसी किसान को 6,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं और अभी दिसंबर से इसको लागू किए हैं, तो उस लागू करने की स्थिति में अभी फरवरी के बाद ही उसे 2,000 रुपये हम उसको दे देंगे। इसको नहीं देखते हैं, बल्कि 17 रुपया यह कह करके दर्शाना चाहते कि 17 कुछ नहीं है जी। हम उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा वो निगेटिव भाव छोड़ करके सकारात्मक सोचना सीखें। हम तो 6,000 दे रहे हैं, वो 17 रुपये की चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्ला जी, ये 6,000 रुपये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए 2 हेक्टेयर ज़मीन जिसके पास है उसके परिवार को साल का 6,000 रुपया 3 किस्तों में, 4 महीने में 2,000 रुपये की एक किस्त, महीने का 500 रुपया मिलेगा। इस 500 रुपये से उसका क्या भला होने जा रहा है? ये पैकेज किस काम आएगा? जोशी जी, देखिए आपका कहना कि 5,000 रुपये से उसका क्या होगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा था, हम दे रहे हैं। हम उसके राज्यों में जो है, जैसे उत्तर प्रदेश ही जैसा राज्य रहा, वहाँ 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा उसका माफ़ किए। हम यहाँ पर उसको उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे, इसकी घोषणा पहले भी हमारी सरकार कर चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। एक एक स्टेप हम लेकर के जा रहे हैं। किसान नौकरी पेशा नहीं है, बल्कि किसान को किस हद तक मदद की जा सकती है, इसी आधार पर यह सरकार सोच करके किसान के हित के लिए कार्य कर रही है। किसानों का उसने हमारी सरकार ने बीमा दिया, 12 रुपये दे करके भी उनको एक बीमा धारक बना करके हम उनको 2 लाख रुपए तक का देने का ये करते हैं।
तो ये तमाम इससे बातें जुड़ा जो हुआ एक किसानों प्रश्न के उठता है शुक्ला जी, एक दिन का नहीं है। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ और उठ रहा है। फिर एक बात बार बार कही जा रही है और वो सभी पार्टियां कह रही हैं कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं है। तो क्या आप कहेंगे कि ये पैकेज आने के बाद अब किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा कर्ज माफ कर दो? देखिए, किसान के हित की बात करते हैं। जहां तक इसकी बात थी कि कर्ज माफी के सवाल को आदरणीय अरुण जेटली जी ने बहुत साफ शब्दों में इस बात को ये कहा था कि किसान की हमेशा केंद्र सरकार मदद करेगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस में किसान को रखा है। ये जो है किसान का हित उनके उसमें है, मजदूर का हित उसमें है। तो हम ऐसा थोड़ा है कि किसान को ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन एक एक स्टेप चल रहे हैं। जहां जहां तक किसान का हम भला कर सकेंगे उसको करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। जी, अब हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। चौहान साहब, ये जो सवाल है, इस बजट में एक तरह से सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। कुछ वर्ग छूट गए होंगे लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है क्या इससे अब कांग्रेस के लिए या दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है कि आपने जो वादे किए थे अब उन पर भी ये सरकार फ्रंट फुट में चली गई है, तो क्या आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, पहले ये तो इंटरिम बजट नहीं है, ये पूरा बजट है। एक परंपरा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले वाला एक वोट ऑन अकाउंट होता है, इंटरिम बजट होता है, लेकिन सरकार ने घोषणा पत्र ही पेश किया है। अब जहाँ तक एक एक आप वर्ग की बात करें, किसानों को आपने 6,000 रुपया सालाना या 500 रुपये महीना देने की बात की है, लेकिन 3 हिस्सों में बांट दिया। आपको पता है कि चुनाव मई में होने वाले हैं, तो आप सिर्फ 4 महीने का 2,000 रुपये दे रहे हैं ताकि चुनाव टल जाए, उसके बाद पता नहीं कौन सत्ता में आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और इन घोषणाओं के कारण जो वित्तीय अनुशासन था पूरी तरह से टूट चुका है वो। लेकिन एक अपनी जगह वो बात अलग है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, जैसे कि किसान की उत्पाद को कम कीमत देना और महंगाई पे नियंत्रण रखने के लिए उसकी कीमतें कम रखना, जैसे ही कोई कीमतें बढ़ने लगे तो कृषि माल आयात करना, ये जो नीतियां रही है जिसके कारण किसान को किफ़ायती दाम नहीं मिल सका है अपने कृषि उपज का, इसके कारण कृषि व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरी तहस नहस हो गई है। अब क्या 4 साल का जो नुकसान हुआ है, 5 साल का जो नुकसान हुआ है, वो 500 रुपये महीने से पूरा हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ एक लास्ट गैस एफर्ट है सरकार का, किसी तरह से चुनाव में बचने की कोशिश हो रही है। अब मजदूर की बात करें, आप 18 साल के नए मजदूर को 100 रुपया महीने देना पड़ेगा और 40 साल के बाद उसको 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी। 3,000 रुपये में 40 साल के बाद जब मिलेंगे तो क्या उसमें चाय का कप भी मिलेगा क्या? आपने इनकम टैक्स वालों को कुछ रियायत दी है, ठीक है, उससे कुछ लाभ हुआ है मध्यम वर्ग का, लेकिन जो गैस की डीजल की कीमतें बढ़ी है, जो गैस की और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ी है, जो महंगाई की मार पड़ी है, क्या उसका खामियाजा 1,000 रुपये ज़्यादा दे के पूरा होगा? मैं समझता हूँ कि शुरुआत में आप ज़रूर कहेंगे कि बहुत सारी बड़ी घोषणाएं हुई है, लेकिन जब लोग देखेंगे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ ये चुनावी घोषणाएं हैं और इसमें से कोई भी घोषणा सरकार को पूरी नहीं करनी, वो अगली सरकार पूरी करेगी। लेकिन इसलिए हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो मिनिमम इनकम गारंटी की जो घोषणा की है वो सही घोषणा है। वो सभी घटकों को, चाहे सभी वर्गों को, चाहे वो देहाती किसान हो चाहे शहरी गरीब हो, सभी के लिए है। वही सही मात्रा है हमारे गरीबी पे, लोगों को गरीबी से उठाने के लिए। ये 2,000 रुपये 500 रुपये प्रति माह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसान ना तो 6,000 रुपये साल में मिलने से ना तो किसान का कर्जा माफ़ होगा, ना किसान अपने पैर पे खड़ा रहेगा। ये गलत नीतियों के कारण ये हुआ है और उसका खामियाजा आप 500 रुपये महीना देकर नहीं उसका पूरा कर सकते। हर एक जो वर्ग है वो इन नीतियों से बहुत त्रस्त है और अब मैं समझता हूँ कि ये घोषणा करने के बाद, पूरी वित्तीय अनुशासन तोड़ मरोड़ने के बाद भी सरकार अब बच नहीं पाएगी इस चुनाव में।
जी, यही सवाल, इसी सवाल को लेकर मैं चलूंगा योगेंद्र यादव जी के पास। योगेंद्र जी, एक तो इस बजट पर आपकी ओपनिंग टिप्पणी है, लेकिन साथ में मेरा सवाल है, क्या ये बजट चुनाव जिताएगा? क्या ये बजट चुनाव जिताने की क्षमता रखता है? इरादा तो दिखता है। आलोक भाई, आपने शुरू में चौके और छक्कों की बात कही, तो मैं आपके मुहावरे को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 2020 का मैच है और 21वें ओवर के अंदर पीयूष गोयल चौके छक्के लगा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 21वें गोयल ओवर में चौके छक्के लगाने से आप 2020 का मैच जीतते हैं। आप सोच लीजिए, ये बजट 5 साल की सरकार का 6वां बजट था। 6वें बजट में जो करना चाहिए था वो ये कि आप एक आउटकम बजट दीजिए, जो कि पिछले कुछ साल की परंपरा है। कायदे से एक अच्छा आउटकम बजट दीजिए, देश को बताइए हमने क्या किया। वो आया ही नहीं इस साल। चलिए, मजबूरी में देश की बड़ी समस्याओं को आपको ऐसे में भी हैंडल करना पड़ सकता है। आज इस देश के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली बेरोजगारी, दूसरा खेती किसानी का संकट। बेरोजगारी की समस्या है, इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया इस बार वित्त मंत्री ने। मुंह से शब्द नहीं निकला बेरोजगारी, जहां आपके सर्वे के आंकड़े दिखा रहे हैं, एनएसएसओ दिखा रहा है, सीएमआई दिखा रहा है, हर कोई बता रहा है, और इसको वित्त मंत्री स्वीकार भी नहीं करते। सॉल्यूशन तो बाद में देंगे। रही बात किसान की, ये जो 6,000 रुपए की बात है, इसमें अच्छी बात केवल इतनी कही जा सकती है कि कम से कम किसान की इनकम की आवश्यकता है, इसको स्वीकार किया गया, बस इतनी अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है ये एक जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा कम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो 3 रुपए 30 पैसा प्रति व्यक्ति बनता है अगर 5 लोगों का परिवार हो। इतने में तो चाय भी नहीं आएगी, गांव में भी नहीं आएगी। चाय पे चर्चा हम करें तो बजट पे, लेकिन चाय खरीदने लायक तो पैसा हो, उसे छोड़ दीजिए। इसमें जो सचमुच के किसान हैं वो तो इस योजना से शुरू से ही बाहर हैं। जो बटाई पे खेती कर रहा है, जो ठेके पे खेती कर रहा है, वो तो इस योजना में आएगा ही नहीं। गरीब किसान की आप क्या बात कर रहे हैं? 5 एकड़ से ऊपर अगर सूखे बरानी इलाके का किसान है, मराठवाड़ा का, बुंदेलखंड का, वो तो इसमें आएगा ही नहीं। लेकिन सबसे बुरी जो बात है वो ये कि दिसंबर से इसको लागू किया गया, फरवरी 2019 में फैसला लिया जा रहा है। हाय हाय, किसान की अवस्था इतनी खराब है कि इसको दिसंबर 2018 से कुछ दे दो और वो अभी पहुंच जाए। सारी दुनिया समझती है आप आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कुछ खेल करना चाह रहे हो और उससे पहले 2,000 रुपए पहुंचा रहे हो। भूल जाओ तुम नोटबंदी की चिंता, भूल जाओ हमने सूखे में कुछ नहीं किया, भूल जाओ तुम्हें प्याज का दाम नहीं मिला, किसी फसल का दाम नहीं मिला। ये देखो ना, 2,000 रुपए हमने तुम्हारे यहां पहुंचा दिया है। जी, वोटर को, किसान को खरीदने की कोशिश है, सस्ते में खरीदने की कोशिश है। और जो आपने शुरू में सवाल पूछा था आलोक भाई, 20 साल से मैंने चुनाव देखे हैं, मैं इतना जानता हूं कि आखिरी 6 महीने में कोई अलोकप्रिय होती हुई सरकार चाहे कुछ कर ले, वोटर हंसते हैं। वो पैसा देते हैं तो पैसा जेब में जरूर रख लेते हैं, लेकिन वोट वहीं देते हैं जहां देते हैं। ये सरकार जा रही है, ये आई गई का समय है, जाते जाते ये सरकार कर रही है। वोटर पैसा लेने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है। और मैंने जो महाराष्ट्र में सुना किसी किसान के मुंह से कि इन्होंने वोटबंदी की है, इन्होंने नोटबंदी की है, हम इनकी वोटबंदी करेंगे, ये होगा इस बार। जी, शिव प्रताप शुक्ला जी को जाना है, उनके पास समय कम है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब उनसे एक बार ले लूं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। शुक्ला जी, जो अभी योगेंद्र जी ने कहा, खास तौर पे उन किसानों की चर्चा हो रही है और ये बात मन में आ रही थी जिस वक्त बजट भाषण हमने सुना। हमें लगा शायद बाद में कुछ ब्यौरा आएगा। इससे पहले जब सूत्रों से खबर आती थी तो ये आ रही थी कि बटाई पर खेती करने वाले किसानों का भी कुछ होगा। और आप जिस जगह से आते हैं वहाँ आपको इस समस्या का खूब अंदाज़ा होगा कि बटाई पे जो किसान काम करता है, अभी तक जितने भी तरह के बेनिफिट मिले हैं उसको कुछ नहीं पहुँचता है, क्योंकि सारे फायदे तो ज़मीन जिसके नाम है उसको मिलते हैं। उन लोगों के बारे में कुछ सोचा गया है? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को अगर ये माना जाए तो बटाईदार वाले उसमें आ जाएगा। इस नाते उसके लिए भी हमने पूरी तौर पर सोचने का काम आलोक जी किया है, उसको छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार वास्तव में पूरी तौर पर गरीब, मध्यम वर्ग, इसको हित में रखते हुए वो किया है। हमने ऐसा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को नहीं सोचा है। अभी माननीय चौहान साहब जब कह रहे थे, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा आपके माध्यम से। 74 में 34% की महंगाई की स्थिति थी। हम लोग 75 में इमरजेंसी में बंद थे, बाद में भी आए। अभी जब यूपीए 2 में
जब आए तो हम 10% पर आ गए, आज हम 3.4% पर हैं। और ये देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का पूरा दायित्व तो हम पर दे रहे हैं। हमेशा बिगाड़ने का काम किया था। आज भी हम सबके विषय में सोचते हैं, किसान के विषय में भी सोचते हैं, नौजवान के भी विषय में सोचते हैं, महिला, नौकरी पेशा, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हमने न दिया हो। आप सोचिए, आपसे भी हमने निवेदन किया था आप सब्सिडी छोड़िए, और केवल आपके सब्सिडी के आधार पर आज इस देश में 6 करोड़ लोगों को हम उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा करके, जिन्होंने निवेदन नहीं माना उनसे आपने जबरदस्ती छुड़वा ली, खोलवा करके। प्रश्न क्या था, उत्तर कहाँ है? जिन लोगों ने निवेदन नहीं माना उनसे आपने जबरदस्ती सब्सिडी छुड़वा ली। नहीं, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। मतलब हम मंत्री आपका प्रश्न ये था कि जी योगेन जी लोगों को जो जी शिवप्रताप जी, एक योगेन जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं करके करते हैं, उनको भी दे, तो उनके लिए तो किया ही है हमने। जी योगेन जी, उन लोगों को भी, शुक्ला जी, जो रोज मंत्री मिलते नहीं है टीवी पे जवाब देने के लिए, रोज मंत्री टीवी पे जवाब देने के लिए मिलते नहीं है, इसलिए एक सवाल मैं पूछ लूं। मैं बार बार आलोक जी से पूछता हूं, इनको परेशान करता हूं, बेचारे क्या जवाब देंगे, अब आप ही दे दीजिए। आप कहते हैं कि आप किसानों की आय बढ़ाएंगे, 6 साल में आप किसानों की आय दुगनी करेंगे। 3 साल उस वायदे को हो चुके हैं। 3 साल में किसान की आय, 6 साल में आप 100% बढ़ाएंगे। 3 साल में आपने कितनी आय बढ़ाई है, ये मैं पूछ के थक गया हूं अर्थशास्त्रियों से, सब लोगों से। आप मंत्री, आप मुझे बता दीजिए ना, कितना कल्याण हो जाएगा? 3 साल में आपने कितने प्रतिशत किसान की आय बढ़ाई है अब तक? देखिए, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं जोशी जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यूपीए के समय की थी, जिसको नहीं लागू किया था। हम लोगों ने लागू किया कि उनके लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया। ऐसे ही हम उसका भी पूरा अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करके के 2022 तक उसको दुगनी आय करने की बात वो करेंगे। उसके अनेक स्टेजेस पार हो जाने दीजिए, वो भी हो जाएगा। जी मुझे लगता है, देखिए 2022 तक तो आप चांद पे ले जाएंगे। 3 साल हो गए, 3 साल में क्या किया है? योगेन जी देखिए, ये क्योंकि सवाल आपने पूछा, जवाब आपको मिलना था तो मिल गया होता। मुझे लगता है इस विषय को हम 1 to 1 में आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे 3 मेहमान अभी बैठे हैं जिन्होंने मुंह नहीं खोला है, उनके पास चलो एक बार। जय पांडा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या ये बजट चुनाव जिताएगा, और क्या ये जो किसानों को डायरेक्ट इनकम का फॉर्मूला है, ये कर्ज माफी की काट है? पहले तो ये मानना पड़ेगा कि ये एक इलेक्शन साल का बजट है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले 2 या 3 बजट जो आए थे वो फिस्कली कंजर्वेटिव थे। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे वो कंट्रोल में लाए थे, और महंगाई को, इन्फ्लेशन रेट को भी धीरे धीरे कंट्रोल में लाए थे। 4.6% को ले आए थे। लेकिन इस बार वो सब कंजर्वेटिज्म छोड़कर, डिफेंस छोड़कर, बिल्कुल क्रीज से बाहर आके जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स बैटिंग करने शुरू किए हैं। जैसे कि आप देखिए, मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स का स्लैब जो 2.5 लाख पे था, आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 2.5 लाख से 3 लाख तक जा सकता था, या 3.5 लाख तक। सीधा इसको डबल करके 5 लाख तक लेना का मतलब यह है कि चुनाव के लिए एक बहुत तगड़ा सिग्नल भेजना चाहते थे, और हर वर्ग के लिए यही किया गया है। आपने जो कृषि क्षेत्र के बारे जो पूछे, मैं ये कहूँगा कि देखिए, अभी मैं सुन रहा था कुछ कमेंट्री, कुछ बंधु यहाँ कह रहे हैं कि ये इंटरिम बजट नहीं है, ये फुल बजट है, लेकिन पूरा डिस्टेंस नहीं गया है, काफ़ी नहीं किया है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। या तो ये इंटरिम बजट है, काफ़ी नहीं किया, या तो ये फुल बजट है, बहुत कुछ किया। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में महीने को 12-14 दिन घूमता हूँ साल भर, और 500 रुपए का बहुत असर पड़ता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत गरीब नागरिक हैं, उनके लिए स्कीम्स अभी भी हैं। 300 रुपए का एक पेंशन स्कीम है जो 60 वर्ष का उम्र का है, और 500 रुपए हर महीने का होता है जो 80 साल का नागरिक हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है ये पेंशन पाने के लिए। तो मैं सोचूंगा कि जो स्मॉल फार्म्स हैं, जो 2 हेक्टेयर के कम हैं,
वो पूरा उनका सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन 500 रुपये हर महीना ज़रूर उनके लिए कुछ फ़र्क डालेगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आय के बारे अभी डिस्कशन हो रहा था, एमएसपी का जो रैशनल था 50 साल पहले कि हमारे खाने के लिए गेहूं हो, धान हो, एनफ उत्पादन नहीं होता था, और वो पॉलिसीज अब आउट ऑफ प्लेस हैं क्योंकि हमारे इतने सरप्लस प्रोडक्शन है कि उनको सब चूहे खाते हैं और ये फार्म सेक्टर को डिस्टॉर्ट करता है। तो मेरे ख्याल में एमएसपी के बढ़ाने के जगह अगर ऐसा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाए तो ये बेटर पॉलिसी होता है, ये बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूर पॉपुलिस्ट बजट है, लेकिन थोड़ा मेजर्ड, थोड़ा सोच के किए हैं। इसका असर पड़ेगा इमीडिएटली मेरे ख्याल में इलेक्शंस पर, लेकिन 6-8 महीने, एक साल के बाद इसका असर थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अभी बढ़ना लगेगा। इमीडिएटली उसका कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद महंगाई पर ज़रूर उसका असर पड़ेगा, और जो हमारा रुपए का एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मार्केट्स में, उस पर असर पड़ेगा। जी, अब मैं थोड़ा सा विषय को बदलूंगा, प्रमोद भसीन साहब के पास चलेंगे। प्रमोद भसीन साहब, आप तो जॉब्स पर, नौजवानों के अरमानों पर नज़र रखते हैं, कैसे लग रहा है आप उस नज़र से अगर देखें, क्योंकि ये अभी सवाल उठा कि रोजगार का नाम नहीं लिया गया पूरे भाषण में कहीं, लेकिन मान लीजिए नाम न लिया और काम हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्या आपको दिख रहा है कि इसमें जो कुछ किया गया है इससे कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? आलोक जी, मुझे तो दुख की बात है कि ये पूरा चुनौती बजट है, ये इलेक्शन बजट है। ये एक्सपेक्टेड भी था, वैसे इलेक्शन ईयर है, लेकिन ये इंटरिम बजट कहला रहा था, और ये बजट जो प्रेजेंट किया ये पूरा बजट है। इसमें 2-3 चीज़ों की मुझे चिंता है जी। पहली बात तो ये है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये टैक्स कट्स देने के लिए, ये सब्सिडीज देने के लिए, ये डायरेक्ट ट्रांसफर देने के लिए, ये पेंशन देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इनमें 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी भी लग रही हैं जी। ये जो पेंशन दे रहे हैं ओवर 60 को, नए सेक्टर को, उनको सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने की पीछे लगे हुए हैं, जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, उनके लिए कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास को टैक्स कट्स मिले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मिडिल क्लास को इतनी ज़रूरत थी टैक्स कट्स की, खासकर अगर हम फिस्कल डेफिसिट को देखें, और ये फिस्कल डेफिसिट अब आगे जाके बढ़ ही जाएगा। ना ही मुझे लगता है जी कि इलेक्शन में इसका इतना असर होएगा, तब तक लोग भूल जाएंगे इसका। ये इतने पैसे का मामला नहीं है कि हर एक आदमी की या हर एक फैमिली में बहुत बदलाव हो जाए। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि ये इलेक्टोरल बजट है, और उसी हिसाब से इन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट की है। मैं कल भी कह रहा था ये हेडलाइन बजट होएगा, और ये हेडलाइन बजट रहा। बड़ी बड़ी हेडलाइंस निकाल के हम कह सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है जी। अगर हम जॉब्स की बात करें, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये जॉब्स कहाँ से बढ़ेगी। अगर आप एजुकेशन की बात करें, वहाँ भी ये भी एब्सेंट है हमारे बजट से, और ये तो एब्सेंट है बड़े सालों से, दोनों गवर्नमेंट के बजट्स में एब्सेंट रहा। मुझे तो समझ नहीं आती ये क्यों एब्सेंट रह सकता है। स्किल्स को देखिए, मेक इन इंडिया को देखिए, इतनी चीज़ों को देखिए जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, उनको तो इग्नोर कर दिया है। और ये जी भसीन साहब, मैं इसी बात को लेकर चलता हूँ। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी साहब हैं, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल एप्ट आदमी हैं इस बात के लिए। स्किल डेवलपमेंट पर उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, और इन्हीं विषयों के मंत्री रहे हैं जिन विषयों को आप उठा रहे हैं। रूडी साहब, नौजवान और रोजगार की नज़र से कैसे आप एक बेरोजगार नौजवान को, शहर में रहने वाले, कैसे जवाब देंगे कि क्या किया है आपने उसके लिए? देखिए, 5 वर्षों के भीतर जो हमारी सरकार की तमाम स्कीमें थीं, और मैं बहुत सारी बात इन लोगों का, सबसे पहले तो जो मूल विषय है जिस पर शायद एक और उत्तर ना मिल पाया हो, वो विषय था कि किसानों को कोई कहता है 17 रुपया दे रहे हैं, कोई कहता है कि आप इनको 2000 रुपया दे रहे हैं, कोई हम कहते हैं कि उनको वार्षिक रूप से 6000 रुपया देंगे। और चौहान साहब वहाँ बैठे हैं, वो कुछ चर्चा इस प्रकार से कह रहे थे कि हाँ, लेकिन क्या ये बात, क्या किसी ने इस स्टूडियो पैनल पे ये देखा है कि सरकार ने 75,000 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ किसानों को देने की बात कही है, और ये दिया जाएगा, और इसका पहला इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये का इस माह चला जाएगा।
तो शायद ये अंक इनको दिख नहीं रहा, ये आंकड़े नहीं दिख पाए कि 74,000 करोड़ रुपया, और ये ऐसा नहीं है कि अभी देना है। किसान जब तक उसके पास वो इसकी पात्रता बनी रहेगी, उसको वर्ष के बाद वर्ष देना, हर वर्ष की तरफ मिलना है। एक और विषय जो बार बार ये उठ करके आ रहा है, जिसको शायद हम लोगों ने इसको नहीं है, ये तो एक बड़ा, क्योंकि सरकार के पास आए, और एक भसीन साहब बता रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं। जो सरकार ने अब जो टैक्स का रजीम बनाया है, उसमें स्वाभाविक तौर से टैक्स कलेक्शन, सभी टैक्स कलेक्शन जो पिछले इतिहास में देखा गया है, पिछले वर्ष देखा है, उससे बढ़ रहा है। और जब राजस्व बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर से खर्च करेंगे, चाहे वो फौजियों को देने का सवाल, वो 1 रैंक 1 पेंशन, या भारत का बजट डिफेंस का बढ़ा के 3 लाख करोड़ करना हो, या फिर 6,000 रुपया भी निकाल करके किसान के खाते में पहुंचाना हो, ये हमारा संकल्प है। और कई बार कई हमारे मित्र इसमें कह रहे थे कि साहब ये चुनाव के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आपको अपना हिसाब किताब, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना होगा, उसमें कितना बढ़िया से उन्होंने देश के सामने जो 5 वर्ष का विकास कार्य है उसके बारे में रखा। हमारे आज के बजट में पीयूष गोयल साहब ने खुद स्वयं इस बात को हर जगह बताया कि हमने कहां से शुरुआत की थी और कहां। अगर आज 37 किलोमीटर प्रत्येक दिन के हिसाब से सड़क बन रहा है, अगर इस देश के हर गांव में बिजली, जो आज तक 18,000 गांव में बिजली नहीं था, वहां बिजली पहुंचा, गैस का कनेक्शन 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा, तो ये सूची बहुत लंबी है। और उसी सूची के कगार पर अगर किसानों के बारे में हम बात करें, तो आज अगर 74,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं, खाद पर देते हैं, नीम कोटेड यूरिया देते हैं, तो ये किसानों को इनडायरेक्ट सपोर्ट है। आज यदि कृषि के क्षेत्र में 1,50,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो ये सीधे तौर से, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से, और राज्य सरकारें भी अपनी राजस्व लगाती है, तो 1,50,000 करोड़ किसान कृषि के क्षेत्र में जाता है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,38,000 करोड़ का अगर हम रजिस्ट्री प्रदान करते हैं, तो ये भी, इसका भी लाभ किसानों को ही मिलता है। अगर हम ये राज्यों को भी अगर 96,000 करोड़ रुपया हम देते हैं, तो उस 96,000 करोड़ से राज्य को भी जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान के लिए करना चाहते हैं, करते हैं। ये बेचैनी जरूर विपक्ष में हो गई है कि साहब इन लोगों ने इतना करने के बाद भी अचानक किसानों को, और ये हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमारी सरकार जा रही है, हमारी सरकार ने तो इस वर्तमान सरकार अगले चुनाव और अगले 10 वर्षों की रूपरेखा तय कर दी है। शायद इसलिए इस तथ्यों को इस प्रकार से देखने में कठिनाई हो रही है, और विपक्ष हताशा की स्थिति में, और इतनी हताशा है कि आज ये बजट की घोषणा नहीं हुई, और फिर ईवीएम पर फिर प्रेस वार्ता करके बताने लगे कि ईवीएम में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। कहीं हताशा, कहीं निराशा, कहीं एक आंकड़े ऐसे जो बिल्कुल असंदर्भित है। और ये सरकार कामयाब सरकार है। देश के प्रधानमंत्री ने जो पिछले 2014 में जो प्रतिज्ञा ली थी, जो कसम खाया था कि देश में गरीबों की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, नौजवानों के पक्ष में हम रखेंगे, आपको ये काम पूरा हो चुका है। रूडी साहब, आपको बहुत देर के बाद मौका मिला, इसलिए मैंने आपको लंबे समय तक मैंने चलने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक सवाल, बाकी जो लोग हैं वो सवाल उनके मन में और आ रहे हैं, तो एक एक सवाल ले लें, एक योगेंद्र यादव जी से, एक चौहान साहब से और पंडा जी से, उसके बाद फिर आप उसका जवाब दें। योगेंद्र जी। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि इस सरकार ने आउटकम बजट इस साल पेश क्यों नहीं किया? बहुत अच्छी परिपाटी बनी है, 5वां साल तो आउटकम बजट देने के लिए होता है ना, कहां गया वो आउटकम बजट? राष्ट्रपति का अभिभाषण आउटकम बजट नहीं है। मुझे बताया क्यों नहीं गया कि 5 साल में आपने क्या किया, आज तो वो करने का दिन था, वो क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूं। जी चौहान साहब सुन लीजिए, या चलिए रूडी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब हो जाएं तो अच्छा रहेगा। छोटा सा जवाब। आज अगर हमारी सरकार 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हुई है, क्या ये बात सच नहीं है कि भारत पिछले 5 वर्षों में 7.5% से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद रहा? क्या ये बात सच नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2.4 था, ये बढ़कर के सकल घरेलू उत्पाद भारत का 3.6 आउटकम बजट के बारे में है, वो एक अगर ये सभी तथ्य हैं जिसकी प्रामाणिकता है, तो शायद हमें अगर हमारी सरकार चलाने के लिए किन तथ्यों को कहां रखें और कैसे रखें,
आप कांग्रेस के परंपराओं से जुड़े हुए हैं। भारत की सरकार कांग्रेस की परंपराओं से और उस आर्थिक व्यवस्था से जो हमेशा धुलमिल रही है। योगेंद्र जी कांग्रेस से तो नहीं है, राजू जी, योगेंद्र यादव जी कांग्रेस पार्टी से तो कभी नहीं जुड़े रहे हैं। आर्थिक विकास की अरे भाई 8 साल से संसद में आ रहा है, आप सांसद डिलीवरी में विकास तो पता होना चाहिए आपको। और भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में गरीबों को डिलीवर करके दिखाया। आउटकम बजट की जिसकी बात कर रहे हैं, सभी आंकड़े आपके समक्ष है। जो देश का रेवेन्यू है, जो देश का एक्सपेंडिचर है, जो रिवाइज्ड बजट है, आउटकम तो आपके समक्ष है। और अगर आप सब लोगों को नहीं पता चले तो आप मेरे संसदीय क्षेत्र में आकर देख लीजिए कि क्या किसान दुखी हैं या किसानों के बीच में क्या हर्ष है, क्या सड़कें बन नहीं रही हैं, क्या सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, क्या राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण नहीं हुआ, कि बिजली नहीं पहुंची। नहीं, ये वाली बातें तो सही हैं, ये तो जमीन पे जो हो रहा है वो सभी को दिख ही रहा है। जी, बैठ करके विश्लेषण करते हैं, सदमे से प्रभावित हो, बहुत बड़े सदमे में आने वाले दिनों में पढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या इस बजट से विपक्ष इतना हताश निराश हो गया कि वो सवाल उठा रहा है जैसा रूडी जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं दो बातें कहूंगा, इसकी मेरी दो बातों के लिए समय दीजिए। जब मोदी साहब 2014 में जीते थे तो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए, 60 महीने दीजिए। 2-3 साल के बाद वो 5 साल भूल गए, उसके बाद 2022 की बात करना शुरू कर दिया, फिर 2022 की बात छोड़ दी और आप 2030 की बात आप कर रहे हैं। मतलब ये आप समझ गए हैं कि हमने जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे। अब जहाँ तक दूसरा मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जहाँ क्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी से दुगनी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था 5 साल में करना चाहते हैं। अगर 5 साल में 100% अगर बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अब जानते हैं आपकी विकास दर कम से कम 14% प्रति साल हर साल होनी चाहिए, और आज आप 7-7.5% से ग्रो कर रहे हैं। तो किस आधार पर आप 5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अगले 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ आंकड़े हैं। वही बात जो 7 साल में कृषि उत्पन्न दुगना करने की बात कर रहे थे, आप समझिए कि दुगना करना है ना 100% बढ़ाना। 7 साल में अगर 100% बढ़ाना चाहते हैं तो सालाना 11% बढ़ोतरी होना आवश्यक है, जबकि मोदी सरकार के दौरान 4 साल में कृषि विकास दर मात्र 2% रही है, उससे भी कम रही है। तो कैसे आप कृषि उत्पन्न दुगना करने की बात अभी भी कर रहे हैं? जी, ये सिर्फ वादे हैं, इसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं होगा। जी चौहान साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं और मैं एक बार जय पांडा साहब के पास जाना चाहता हूं। पांडा साहब, ये एक तरफ तो खेती की बात हो रही है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का सवाल उठ रहा है। आज कई लोगों ने सवाल पूछा कि इस बजट से क्या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगी, क्या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लौटेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है जॉब क्रिएशन के लिए। क्या जॉब क्रिएशन हो पाएगा? देखिए, जो सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में आज, एक तो है बेरोजगारी और एक किसानों का समस्या। ये दोनों नए समस्या नहीं है, नए क्राइसिस नहीं है, ये 5 साल का क्राइसिस नहीं है, ये पिछले 50 साल का क्राइसिस है। और अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि इसको 5 साल में इसका सोल्यूशन आ जाए तो वो रियलिस्टिक नहीं है। वादा जो भी था, लेकिन 5 साल में इनका सोल्यूशन नहीं कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी जो कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल में कृषि क्षेत्र में थोड़ा करेक्टिव पॉलिसी अभी शुरू हुआ, क्योंकि अब तक एमएसपी पर एम्फेसिस था, और जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि कैश ट्रांसफर बेटर सिस्टम होता है। और जो पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसको तो मैं पहला उठाया था पार्लियामेंट में 4 साल पहले, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये उसका एक सबसेट है। आप इसको समझ लीजिए कि ये किसानों के लिए एक इनकम सप्लीमेंट एक फर्स्ट स्टेप है। सबके लिए जैसे इनकम होना चाहिए, पृथ्वीराज जी कह रहे हैं। तो जॉब्स के समस्या और इन्वेस्टमेंट के समस्या के बारे में ये कहूंगा कि आप देखिए, मार्केट्स हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली आज जो रहा, क्योंकि उनका शायद आशंका था कि ये इससे भी बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो सकता था। और एक फैक्टर भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का इनकम सप्लीमेंट करें तो ये इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव असर डालता है, क्योंकि उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, वो खर्च करते हैं। और मिडिल क्लास का जो अभी रिबेट मिली हुई है, वो भी मिडिल क्लास के डिस्पोजेबल इनकम जब ज्यादा रहेगा,
वो ज़्यादा खर्च करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये मीडियम टर्म के लिए इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर इनको वापस आना पड़ेगा पिछले 2, 3, 4 साल में जैसे कंजर्वेटिव फिस्कल बजट्स डालते थे, ऐसे पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं लेते थे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी हिसाब को फिर लौटना पड़ेगा मेरे ख्याल में अगली साल तक। जी, तो ऐसे में तो दरअसल स्थिति ऐसी है कि सरकार के पास स्कोप था, भसीन साहब, सरकार के पास ये स्कोप था। लगभग सभी पार्टियों में, 2 बड़ी पार्टियों में तो इस पर एक राय है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई चीज़, किसानों को डायरेक्ट फायदे जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। आपने सवाल पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा, वो एक अलग सवाल है, उस सवाल का जवाब वित्त मंत्री को निकालना था कहीं से। लेकिन जब ये सहमति बनी हुई थी तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा और पुश देना चाहिए था, थ्रस्ट थोड़ा और होता? जिस आदमी को पैसा मिल रहा है उससे कम इतना मिलता है कि उससे उसका तरीके से गुजारा हो जाता। ये कहना ठीक है कि गांव में 500 रुपये भी बहुत होते हैं, लेकिन 500 रुपये से एक 5 लोगों के परिवार का महीने का गुजारा हो जाएगा, ये सोचना अभी भी थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। जी, 2-3 बातें हैं इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के एडवांटेजेस बहुत होते हैं और ये हमें आस्ते आस्ते लाना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज आस्ते आस्ते ले आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो सब्सिडीज़ हैं उनको भी कम करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी डाल दें और बाकी सब्सिडीज़ को ना कम करें और ट्रांसफ़र प्राइसिंग और मिनिमम प्राइस में कोई बदलाव ना लाएं, तो ये तो ये तो हमारे देश का जो डेट बर्डन है वो तो बढ़ ही जाएगा, ये फिस्कल बर्डन बढ़ ही जाएगा। अगर आप पिछले साल भी देखें, उससे पिछले साल भी देखें, फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रीवियस बजट्स में लोगों ने ट्राई किया था कि फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जी, अगर हम ये टैक्स कट्स जो देख रहे हैं, अगर हम ये SMEs को देते, छोटे बिजनेस को देते और डायरेक्टली बिजनेसेस को देते, उसका असर ज़्यादा होता कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, रोज़गारी क्रिएट करते। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही चाहिए। बिजनेसेस पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर बिजनेसेस पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, ये बिल्कुल साफ है जी। तो मेरे ख्याल से अगर वो ट्राई करते कि देखिए बिजनेसेस को टैक्स घटाएं थोड़ा सा, SMEs को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंसेंटिव्स दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंसेंटिव्स दें, इससे काफ़ी लॉन्ग टर्म असर हो सकता है। जैसे जय पांडा जी कह रहे हैं जी, मिडिल क्लास को आप टैक्स कट्स दे के शॉर्ट टर्म कंज्यूमरिज्म का शायद छोटा सा बूम होएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके पैसे कहाँ से आएंगे और हम बार बार ये नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जी, अगर हमें ईमानदारी नहीं, अगर हमें सिंसियरली रोज़गारी के बारे में बात करनी है और इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, तो मैं इस बजट में कुछ नहीं देख रहा जो जिससे इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखते हैं, अगर वो बढ़ा दें वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस से इतना असर नहीं होएगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमें पूरे दम से करना चाहिए, पूरे होश से करना चाहिए और पूरे प्रोसेसेस और इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये भी नहीं हुआ इसमें। देखिए 2-3 और बात, मेक इन इंडिया जो हमने शुरू किया था, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उसका तो नाम निशान नहीं है इस बजट में। अब आई वाज होपिंग कि इसका जरूर होता, क्योंकि मेक इन इंडिया बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हमें ले जाना चाहिए एंड तक। लेकिन मेक इन इंडिया में बड़ी रुकावट है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेसेस के लिए, इनको हटाना पड़ेगा। और हमारे बिजनेसेस के लिए जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, इस बजट में मैं तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया। जी, आप कह रहे हैं वो नहीं देख पाया। और दूसरी बात जो आपने उठाई, पैसा कहाँ से आएगा, मैं बात को उसी सिरे से फिर पकड़ता हूँ। रूडी साहब, एक तरीका सरकारों ने कुछ साल पहले अपनाया था कि साहब सरकारी कंपनियां बेची जाएं, विनिवेश किया जाए, हिस्सेदारी बेची जाए। उस समय बहुत हाय तौबा मची थी, पब्लिक को लगा साहब ये तो हमारे घर की संपत्ति बेची जा रही है। लेकिन एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया, अक्रॉस पार्टी लाइन है कि पब्लिक सेक्टर से वैल्यू क्रिएशन, इसको वैल्यू अनलॉकिंग कहते हैं आजकल, ये किया जाए। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड दिख रहा है उसमें जो टारगेट होता है वो पूरा होता नहीं है। इस साल भी अभी काफ़ी बचा हुआ है, अगले साल के लिए फिर एक 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ का टारगेट रख दिया गया है।
तो जो अभी तक नहीं हुआ है वो अगले 2 महीने में हो जाएगा, अगले साल फिर इतना हो जाएगा, ये उम्मीद कैसे की जाए? ये पैसा सचमुच कहां से आएगा? देखिए देश में जब भी किसी लोक उपक्रम या देश की संपत्ति को बेचा जाता है तो ये बहुत ही प्लेजेंट सिचुएशन नहीं होता है, और उससे विनिवेश करके यदि आप देश के खजाने में पैसा लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के पहले की सरकारों का वो एक लेगेसी होता है जिसको आप लेकर के फाइनली आप तय करते हैं कि इसको विनिवेशित किया जाए, और उसको बजट में प्रोविजनिंग भी करते हैं आप ताकि उसका हो सके। लेकिन जब तक फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है तो क्या वो पैसा आया ना आया वो बहुत बड़ा विषय नहीं बनता है, क्योंकि आज इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और फिस्कल डेफिसिट भी हम अपने एक्ट के तहत, FRBM एक्ट के तहत उसको नियंत्रण में रखे हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विनिवेश किए जाने थे जो ना हो, और हमारी नजरिया है कि अगर इसके बाद भी ये कंपनियां और बहुत सारे नवरत्न कंपनियां जो पहले की स्थिति में खराब थी, हमारे सरकार में उसमें सुधार हुआ है, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं बन सकता, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा एक तथ्य जो आपके चैनल के डिस्कशन में आया रेवेन्यू के बारे में, टैक्स के बारे में, लेकिन एक विषय तो आपको मैं जरूर रखना चाहूंगा कि 2013-14 में जहां भारत में टैक्स का कलेक्शन 6.25 लाख करोड़ था, आज बढ़ करके 2019 में 12 लाख करोड़ हो गया है। तो ये अपने आप में जो रेवेन्यू इंक्रीज है, आज हम सरकार इसलिए इतने बड़े राशि में पैसे खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि, और विशेष करके जीएसटी के बाद आज प्रत्येक माह में हम लगभग 90,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। तो जो सरकार के इस बड़े प्रयास का भी परिणाम है, एफिशिएंसी का भी, फिस्कल डिसिप्लिन भी है, एफिशिएंसी भी है। और एक चीज शायद इस सरकार में जिसका लाभ पूरे भारत को हो रहा है, जिसकी चर्चा हम कोई बजट के इंग्रेडिएंट के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन एक करप्शन फ्री सरकार का भी सरकार के व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका होती है, देखते हैं। और आज अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रैंक जहां 2014 में 142 था, आज घट करके ये 77 हो गया है। क्या देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? तो मुझे लगता है मोटे तौर से भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 5 साल तो हमने अपने कमिटमेंट के साथ पूरा किया है, और अगले भी 5 साल की तैयारी में है, और एक बड़ी बहुमत के साथ देश की जनता इन कामयाबियों को देख करके, जिस प्रकार से हम उनके साथ चल रहे हैं, आगे की भी कामयाबी 270-280 से बहुत आगे निकल जाएंगे। शायद विपक्ष इसीलिए आज इतना परेशान है। ओके, आपका कहना है कि विपक्ष इसलिए इतना परेशान है। पृथ्वीराज चौहान साहब, विपक्ष सच में परेशान है या आपको लग रहा है कि ये सरकार परेशान है इसलिए इस तरह का बजट लाई है? और आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव पर इसका क्या असर, इस बजट का कोई डायरेक्ट असर आप देख रहे हैं? देखिए, जब आखिरी 2-3 महीने में कोई भी नई योजना पेश की जाती है तो उसका चुनाव में कोई असर नहीं पड़ता। आपके पास पूरे 5 साल थे, आपने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे आश्वासन दिए थे। लोग उन आश्वासनों की जांच करेंगे, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे 15 लाख हो, ये सब बातें लोग देखेंगे। रोजगार के जो आंकड़े आए बहुत चिंताजनक है। अब ये सरकारी संस्था ने ये आंकड़े दिए हैं कि बेरोजगारी की दर जो है वो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा है। सरकार इससे कोई चिंतित नहीं है क्या? और जैसे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के अमल के बाद जो ग्रोथ रेट कम हुआ है, उसको आंकड़े बदल के आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं ग्रोथ रेट अच्छा है, 8.2% हमारा ग्रोथ रेट है। अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट है तो फिर नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारी बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये साफ बात है कि जो आपने 6,000 रुपये देने की बात की है, 3 किस्तों में दी है, ताकि पहली किस्त जो 2,000 रुपये की है चुनाव के पहले दे के बात करें, चुनाव के बाद पता नहीं कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा, आपका काम पूरा हो गया। अगर आपको पूरा विश्वास होता तो शायद आप पहली किस्त में ही पूरे साल भर का 6,000 रुपये का भुगतान कर देते, लेकिन आप इसके लिए सिंसियर नहीं है। और इसका एक साफ बात है कि जो आपने वादे पूरे नहीं किए हैं, चाहे किसानों को किए, आज किसान क्यों इतना त्रस्त है? इसका एक ही कारण है कि जो मोदी सरकार ने किसानों की जो नीतियां रखी है, जो जिस तरह से किसान को दाम कम हुए हैं, जिस तरह से कर्जा माफ़ी की घोषणाएं की गई लेकिन पूरा नहीं हुआ है, जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है, अब किसान को आप क्या 500 रुपये प्रति माह दे के उसको खुश कर देंगे?
देखिए आखिरी 3 महीनों में जो भी ऐसी इस तरह की घोषणाएं होती है उसका कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब ये आखिरी घोषणा है इस सरकार की, या अभी हम चुनाव की आचार संहिता आने के पहले अभी और कुछ बड़ी घोषणाएं देख सकते हैं? देख योजनाएं आ सकती है, लेकिन आखिरी दिन वाली जो लोग सोचेंगे 5 साल आपने क्या किया, आपने जो 5 साल के वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए? विदेशों से काला धन लाने की बात थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात थी। अब जैसा राफेल जैसा मामला पूरा है वो चुनावी मुद्दा बन गया है। अब देखिए रक्षा के लिए आपने 3 लाख करोड़ तो कर दिए, लेकिन जो देश में रक्षा उत्पादन होना चाहिए उसके लिए आपने क्या किया है? जो मेक इन इंडिया अब कहाँ गया, निवेश कहाँ हो रहा है? और नौकरियां, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो रोजगार का प्रश्न है। रोजगार जो आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, ये क्या हुआ उस चौहान साहब जो बता रहे हैं जो एक किसी अखबार में कोई डेटा पब्लिश हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसके आधार पर ये बन, सरकार ने तो अभी तक कोई आंकड़े रखे नहीं है। तो जासूसी के तौर पर अगर आपको कहीं से कोई आंकड़े मिल जाए और उसको चर्चा का विषय बनाए तो मैं समझता हूं कि ये आधार विहीन है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से ऐसी प्रतिवेदन सरकारी तौर पर रखती है और उसके बाद विमर्श हो तो शायद एक उसमें विमर्श का कोई गुंजाइश। रोडी साहब वो देखिए बड़ा विवाद हुआ है, उस पर आप ये ध्यान रखें क्योंकि ये एनएसएसओ के आंकड़ों की बात हो रही है। एनएसएसओ बड़ी प्रतिष्ठित संस्था रही इस देश की आंकड़ों के मामले में, और उसके दो स्टैटिस्टिशियंस ने नौकरी से इस्तीफा देने के साथ ये आरोप लगाया कि हमारी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही है इसलिए हम जा रहे हैं। इसको थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। उसे सिर्फ अखबार में छपी रिपोर्ट की जासूसी कह देंगे तो कैसे काम चलेगा? जिसमें रोजगार सृजन ना हो रहा हो, शायद मेरे समझ में नहीं आता है। जी जय पांडा साहब, आप चुनाव की नज़र से बताइए अब, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। आपको अभी चुनाव के पहले माहौल में और क्या आता दिख रहा है? और घोषणाएं आएंगी और ऐलान आएंगे, आप विपक्ष की तरफ से सवाल उठेंगे, लेकिन क्या उन सवालों के जवाब आएंगे या नए सवाल, नए वादे, नए नारे आएंगे? मुझे तो लगता है कि आज के बजट के अनाउंसमेंट्स के वजह से काफ़ी उत्साह है जो रूलिंग पार्टी में, और रिस्पांस भी आ रहा है मार्केट से। तो अगर ये माहौल चले तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो अगर फिर भी दोबारा रेजिस्टेंस आए तो शायद और भी कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे कर सकते हैं अगले महीना तक। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आप पूछे कि इन सब योजनाएं के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि रिसोर्सेज आते हैं इकोनॉमी का साइज पर, और उन इस पर 7.3% ग्रोथ रेट रहा, जो कि बड़े देशों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है। ये ऐसे आंकड़े को कई बार विपक्ष मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस पर टैक्स से ही हमारे रिसोर्सेज आते हैं। अभी रिसेंटली पिछले महीना का आपने देखा जीएसटी का कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ से ऊपर गया, जो कि उससे पहले 2 महीने में 1 लाख करोड़ से कम रहा था। उसका मैं ये मानता हूं कि जो जीएसटी में वो अभी रिफॉर्म्स किए वो शायद 1 साल पहले करना चाहिए था इसको बूस्ट करने के लिए। तो जब तक इकोनॉमी ग्रोथ रहेगा रोबस्ट, तो मेरे ख्याल में धीरे धीरे मीडियम टर्म में रिसोर्सेज मिल सकते हैं ऐसे योजनाएं के लिए। जी प्रमोद भसीन साहब, एज अ वोटर, एज एन ऑब्जर्वर, आपको क्या दिख रहा है अब यहाँ से आगे चुनाव तक का माहौल? हम कन्विंस हो गए हैं? क्या आम जनता खुश हो गई है इस बजट को देख के? सरकार को कुछ और करने की जरूरत नहीं है या आगे और कुछ दिखेगा? जी, एक बजट से, मेरे ख्याल से इस बजट से इलेक्शन बिल्कुल सामने हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वोटर्स देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। बहुत कुछ हो चुका है जी। देखिए डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है, जीएसटी ला चुके हैं। जीएसटी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, ये रिफॉर्म बड़ी सख्त ज़रूरत थी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन इस इश्यूज़ को अगर वो क्लियर करते इस बजट में, मुझे लगता है कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन का भी फ़ायदा काफ़ी हो सकता था। लेकिन ठीक है, उन्होंने नहीं बताया। अगले 2 महीने में अगर ये इश्यूज़ क्लियर कर दें उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट से चुनौती में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर वो और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप में
का रास्ता क्लियर कर सकते हैं, उसका बड़ा फायदा है जी। एक और चीज की बात हमने की नहीं है ज्यादा जी। अगर हम रोजगारी की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन की बात हमने की नहीं है। वो तो उसके पीछे है, मेरा ख्याल है उस पर चर्चा बजट में से 20% एलोकेशन बढ़ने तक रह गई। लेकिन रूडी साहब कुछ कहना चाहते हैं। रूडी साहब, समय कम है, एक छोटी टिप्पणी कीजिएगा। बस मैं छोटा सा एक सबमिशन करना चाहूंगा। देखिए, जैसे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, तो मेरे पास एक प्रतिवेदन है, हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है उसमें है 18 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड इन 15 मंथ्स टिल नवंबर 2000। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में। और एक विषय अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 2014 में था, वो घट के 2018 में 77 पहुंचा। तो और भी एक दो है जो शायद ई गवर्नमेंट का इंडेक्स जो यूएन जारी करती है, 2014 में हम 118वें स्थान पर थे, अब घट करके 96 पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, 2014 में 30 थे, घटकर 2018 में 14 आए। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स जो पूरी दुनिया में एक बड़ा मानक माना जाता है, 2014 में 40 थे, घट करके हम अब 15 पर आ गए हैं। ये सब मानक कोई नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से नहीं बिल्कुल, ये सारी, लेकिन रूडी साहब, ये सारी रैंकिंग देखिए जब आती गई हैं तब हम लोगों ने, बाकी मीडिया ने इसको अच्छे से प्रचारित किया है, हेडलाइंस बनाई हैं। अब मैं सिर्फ, चौहान साहब, इस बजट के बाद आपकी रणनीति, चुनाव की रणनीति वही रहेगी जो पहले थी, या आप कुछ ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो किसान और गरीबों की जो समस्या है उसके लिए राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी कि मिनिमम इनकम गारंटी, हम समझते हैं कि आज समय आ गया 70 साल के बाद कि देश के सभी गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 6,000 रुपये साल का देने के बजाय, कुछ किसानों को देने के बजाय, देश के पूरे गरीबों को, चाहे वो शहरों में रहने हो या चाहे बटाई करने वाले किसान हो, चाहे भूमिहीन खेत मजदूर हो, सभी के लिए ये मिनिमम इनकम गारंटी वाली योजना हम अमल में लाएंगे। यानी कि ये बेसलाइन हो गई है, अब आप इससे बड़ा, इससे ज्यादा लोगों के लिए, इससे ज्यादा पैसा देने वाले किसी स्कीम का ऐलान करने जा रहे हैं, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। क्या मैं गलत हूं? नहीं, ये तो हमने बजट से पहले घोषणा की थी कि ये घोषणा कोई नई नहीं है, अब नई हम नहीं कर रहे हैं। बजट से पहले ही राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस अपना कार्ड पहले चल चुकी है, उस कार्ड का ब्यौरा सामने आना बाकी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है चौहान साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा और यहाँ हम सवाल का जवाब दें। क्या पीयूष गोयल के बजट के आधार पर आप मोदी सरकार को वोट देंगे? जिन लोगों ने यहाँ वोट दिए हैं उनमें से 74% का कहना है कि हाँ वो वोट देंगे, 26% कहते हैं कि नहीं वो वोट नहीं देंगे। मीर हसन की 2 लाइनों के साथ एक प्रोग्राम को खत्म करेंगे। बस अब चौपड़ उठाओ और कुछ बातें करें साहब, जो मैं जीता तो तुम जीते, जो तुम हारे तो मैं हारा। ये है राजनीति की कहानी। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।